Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm a teacher of SST or history subjects. So today I'm here again for the class 12th with the lecture of on the chapter World War II and subtopic War in the East and Fall of Japan. Okay. So firstly, I request to all of you, please subscribe my channel Mandeep Singh to get new videos about your topics. Okay. So in अक्टूबर 1936 जापान साइन एंटी कॉमिनटर्म। ठीक है, जापान ने एक एंटी कॉमिनटर्म जो था साइन किया था, वो जर्मनी और इटली के साथ साइन किया था। ठीक है, इस तरह से एक एक्सिस बन गया था। ठीक है, एक दुरा बन गया था किनका, बर्लिन टोक्यो रोम का। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट फॉर्म किया था, रशिया के अगेंस्ट। सो आफ्टर दैट 1936 के बाद 1941 में जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर। जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दी, बिकॉज पर्ल हार्बर इज वाज जस्ट अंडर द अमेरिकन ट्रूप्स, राइट। तो जब उसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो इसके साथ यूएसए की एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। अगर यूएसए को नुकसान पहुंचाया है जापान ने, तो अमेरिका भी इसका बदला लेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो प्लेन से उसे क्रैश कर दिया गया था जापान के द्वारा। ठीक है, जापान सैंक 2 ब्रिटिश बैटलशिप। इसके पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जापान ने 2 ब्रिटिश बैटलशिप को भी सैंक कर दिया। ठीक है, वो किसके थे, कौन से ब्रिटिश बैटलशिप थे, प्रिंस ऑफ वेल्स एंड रिपल्स। ठीक है, इन गोल्फ ऑफ सियाम की गोल्फ में दोनों बैटलशिप्स को सैंक कर दिया था जापान ने। देन कैप्चर्ड हांगकांग, फिर उसके बाद हांगकांग को कैप्चर किया, बर्मा को कैप्चर किया, मलाया को, जिसे हम मलेशिया बोलते हैं, उसे कैप्चर किया, सिंगापुर को भी कैप्चर कर लिया जापान ने। देन 1942 में जापान रीच ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 1942 में ईस्ट साइड में जापान ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, उसके द्वारा जब वो ईस्टर्न घाट्स के ऊपर पहुंचा तो इससे जो ब्रिटिश आर्मी थी उससे खतरा पैदा होना शुरू हो गया था। ठीक है, आफ्टर फॉल ऑफ जर्मनी एंड इटली जापान कंटिन्यूड दी वॉर। जापान और जर्मनी और इटली ने तो फॉल कर दिया था। ठीक है, बट जापान ने अभी तक नहीं किया था, इसलिए जापान ने अपनी वॉर को कंटिन्यू रखा। ठीक है, आफ्टर दैट अमेरिकन एंट्री। ठीक है, हमें पता ही है कि जब पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिकन एंट्री हुई। ठीक है, तो अमेरिकन एंट्री ज्वाइन द वॉर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जो मैं इटली जापान चाइना साइड जो है वो फॉरेस्ट है। सो अमेरिकन एंट्री अंडर मैक आर्थर। ठीक है, अमेरिकन आर्मी जो थी जिसने फॉरेस्ट में पैर धरा था, ठीक है, और अटैक किया था जर्मन ट्रूप्स के ऊपर, वो किसके अंडर थी, जनरल मैक आर्थर के अंडर थी। ठीक है, तो इस तरह मैक आर्थर को रिकवर करने के लिए बुलाया गया पैसिफिक आइलैंड्स को। ठीक है, देन आर्मी लैंड इन सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड्स को रिकवर करने के बाद जो अमेरिकन आर्मी थी वो सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर पहुंची। वहाँ पे एक बैटल हुई, बैटल ऑफ मिडवे आइलैंड्स। ठीक है, एक बैटल हुई थी, इसका नेम था बैटल ऑफ मिडवे आइलैंड्स। ठीक है, इस मिडवे आइलैंड की बैटल में जो जापान था उसे हरा दिया गया था। बहुत ही कह सकते हैं जोरदार तरीके से जापान को हराया था। इसमें 333 प्लेन्स जो थे वो क्रैश और डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। ठीक है, अमेरिकन आर्मी द्वारा जापानीज़ प्लेन्स जो 333 प्लेन्स थे वो क्रैश कर दिए गए। देन क्रूशियल टर्निंग पॉइंट, ये एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के लिए, बिकॉज जापान का इसमें बहुत सारा नुकसान हो गया था। अब उसमें वो ताकत नहीं रही थी जो पहले थी। ठीक है, इन दी बैटल ऑफ फॉर पैसिफिक। ठीक है, दिस वीकेंड जापान, जब उसके इतने प्लेन जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए तो इससे बहुत नुकसान हुआ था। तो इससे जो जापान था वो कमज़ोर हो गया था। तो ये सभी जो प्रोसेस थी 333
330 प्लेन्स को क्रैश करने की और डिस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस थी, ठीक है जी, 1943 और 1944 से चली थी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम आइलैंड होपिंग बोलते हैं, ठीक है। आइलैंड होपिंग मीन्स एक आइलैंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आइलैंड, ठीक है, इन सभी आइलैंड्स को कैप्चर करना और जापान के नज़दीक पहुंचना, ठीक है। तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ी घटना हुई 1945 में, 2 बार हुई थी ये, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ये थी अमेरिकन ड्रॉप एटम बॉम्ब, ठीक है। तो अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब ड्रॉप किए थे जापान के 2 सिटीज़ के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। तो फर्स्ट जो एटम बॉम्ब था वो 6 अगस्त 1945 को ड्रॉप हुआ था। सिटी थी हिरोशिमा, ठीक है। और इस सिटी में 84,000 पीपल किल्ड, ठीक है। तो इतने लोगों के मारे जाने के बाद भी जापान ने वो वॉर नहीं छोड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर अमेरिका ने दूसरा एटम बॉम्ब जो छोड़ा था वो 9 अगस्त 1945 नागासाकी में था, ठीक है। नियर अबाउट 40,000 पीपल वर डाई। तो इतने लोग तो मरे ही थे, बट उसके अटैक होने के बाद जो रेडिएशंस लीक हुई थी इन अटैक्स में, ठीक है, उन रेडिएशन की वजह से बहुत सारे लोग जो वो डिसेबल्ड हो गए थे, हैंडीकैप हो गए थे। जो न्यू बॉर्न बेबी थे उनमें बहुत सारी डिजीज़ पाई जाने लगी, ठीक है। तो इसका बहुत सारा नुकसान हुआ। धीरे धीरे से बहुत सारे लोग जो इन अटैक्स की वजह से वो मरते रहे, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन वहाँ पे पैदा हो गई थी। तो एक जर्नल थे अमेरिका की, एक इंटरव्यू आई थी बीबीसी डिस्कवरी चैनल पर। उनने बताया था कि अटैक होने से पहले वो जर्नल जिस बैटलशिप के ऊपर था वहाँ पे बहुत सारे और भी जो सोल्जर्स थे वो भी वहाँ पे थे। उन्होंने बताया कि जब ये बॉम्ब जो गिराने थे, ठीक है, हिरोशिमा के ऊपर, उस टाइम एक मैसेज आया बैटलशिप के ऊपर कि सभी फौज जो सोल्जर्स हैं उन्हें बोलो नीचे बैठो, नीचे बैठकर अपनी आइज़ के ऊपर हाथ रखो और अपने फेस को खोलो, ठीक है। तो इस तरह सोल्जर ने फेस को खोलो। उन्हें नहीं मालूम था कि जो अटैक होने लगा है एक एटम बॉम्ब के साथ। तो जब उन्होंने अपने फेस को लिया तो उसी टाइम एक अटैक हुआ, एटम बॉम्ब को गिराया गया, ड्रॉप किया गया है हिरोशिमा के ऊपर। जब उसकी चमक इतनी ज़्यादा पैदा हुई, उसका एक आकार बहुत ही बड़ा जो अम्ब्रेला की तरह ऊपर से उठा, ठीक है। तो उसकी एक चमक बहुत इतनी ज़्यादा पैदा हुई, एक तिरंगें जो होती हैं, रेडिएशन होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पैदा हुई कि जब वो बोल रहे थे कि जब उन्होंने हाथों में आँखों पे हाथ रखे थे तो उन रेडिएशन की वजह से वो अपनी ब्रीक से ब्रीक जो वेन्स जो हैं उन्हें वो देख सकते थे हाथों में, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि नियर अबाउट 2000 सोल्जर्स ऑन दैट बैटलशिप एंड ऑल वर डाइड विद ल्यूकेमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर की वजह से वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इस तरह से रेडिएशन का बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है। तो जन जापान गवर्नमेंट सरेंडर्ड 1952 में सरेंडर कर दिए, ठीक है। जापान गवर्नमेंट ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था 1945 में ही दूसरे एटम बॉम्ब अटैक में। सो 1952 में जो जनरल मैकआर्थर था उसने जापान को फुली ऑक्यूपाइड कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद यूएसए एंट्री एंड कंट्रीब्यूशन विक्ट्री इन यूरोप एंड द पैसिफिक, ठीक है। द रोल ऑफ यूएसए जो था वर्ल्ड वॉर 2 में दैट वाज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसके रोल को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उसी टाइम अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई थी लैंड लीज एक्ट, ठीक है। लैंड लीज एक्ट में था जो जो आर्म्स थे, हथियार थे, दूसरे देश अमेरिका से उधार भी ले सकते थे और लीज़ के ऊपर भी ले सकते थे, ठीक है। इस तरह से जो अमेरिका था उसने बहुत सारे आर्म्स और हथियारों की जो सप्लाई की थी वो ब्रिटेन को की और सोवियत यूनियन को की और चाइना को भी की। तो जो वॉर मटेरियल इन सभी देशों को इस एक्ट के अंडर दिया गया। तो इसी तरह यूएसए को एक नॉन एज आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी के आर्सेनल के तौर के ऊपर यूएसए को जाने लगा, ठीक है। यूएसए सेंड लैंड लीज एड टू रशिया ऑफ जर्मन इन्वेंशंस, ठीक है, ऑन जून 1941। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी था कि जर्मन और जापान के अगेंस्ट था अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। इस पब्लिक ओपिनियन के अंडर ही जो अमेरिकन सिटीजन्स थे, ठीक है,
वो किसी दूसरी कंट्री में चले जाते थे, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर टू में वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है। बट जो अमेरिका में एक एक्ट था, उस एक्ट के अंडर जो सिटीजन्स थे वो कांट ज्वाइन आर्म्ड ऑफ अदर नेशन, वो दूसरे नेशंस की फौज को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए उन्हें सिटीजन चेंज करनी पड़ती थी, ठीक है। सिटीजन चेंज करके वो वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करते थे। जैसे वो कनाडा में चले जाते थे, कैनेडियन सिटीजनशिप लेकर वहाँ से वो वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। इस तरह से फिर एक ब्लैंकेट पार्डन जो की गई, ठीक है, 1944 में एक कानून पास करके, ठीक है। उस कानून में जितने भी सिटीजन चेंज की थी वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करने के लिए और दूसरे नेशन की फौज में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सभी को 1940 की ब्लैंकेट पार्डन में माफ़ कर दिया गया, ठीक है। तो अमेरिका फॉलोड द स्ट्रेटजी ऑफ यूरोप फर्स्ट, जो अमेरिका ने यूरोप की फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉलो की, उसके बाद पैसिफिक की स्ट्रेटजी फॉलो की, ठीक है। पहले उसने माना कि जर्मनी को हराना है, दूसरी बार उसने इटली को सोचा था, और देन जापान को हराने के लिए फॉलो किया, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट फॉर योर चैप्टर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, एंड आई होप you have understand the all things, and this chapter has completed up to this, and little bit it is left because that was repeating of the chapter, right? So I hope you will understand the whole video, and if you are not understand, then please watch this again and again. So thank you so much, and thank you so much once again, and please subscribe my channel. Thank you so much.